नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। विदुर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और इस शो में हमारे साथ राजेश सतपुते और सचिदानंद उत्तेकर पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमित सेठ और जतिन गेडिया भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। बजट और बाजार पर खास चर्चा के लिए हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा जुड़ेंगे। उनसे समझेंगे कि इस बजट से बाजार को क्या मिला। लेकिन इससे पहले एक नज़र डालते हैं मार्केट पर। निफ्टी रिकवरी आई लेकिन टिकी नहीं, और हम वापस अब उस 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब 23,222 का लो था 23,250 पर, और आज का हाई देखिए आप, वही लेवल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला 23,345। तो काफ़ी सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जोन में हैं हम। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी है बैंक निफ्टी में, लेकिन अभी भी हायर लेवल से वापस वहाँ पर भी थोड़ा सेल ऑफ आया 49,000 के आसपास हम। लेकिन आज का एक और पेन पॉइंट है मिड कैप इंडेक्स। 3-4 दिन की अच्छी रिकवरी के बाद 1:4 का एडवांस डिक्लाइन आज, और मिड कैप इंडेक्स फिर थोड़ा सा अंडर प्रेशर। जो राइट हैंड साइड पर आप विजुअल्स देख रहे हैं, बाय द वे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर का और बीएससी के जो सीईओ हैं सुंदर राममूर्ति जी, वहाँ पर आप देखिए ये गांधीनगर में बीएससी के फ्यूचर्स लॉन्च हो रहे हैं। जैसे गिफ्ट निफ्टी पर निफ्टी के फ्यूचर्स थे, अब ऐसे ही बीएससी के भी फ्यूचर्स वहाँ पर होंगे। तो ये कुछ विजुअल्स आप वहाँ पर देख रहे हैं। चलिए मार्केट पर वापस आते हैं, कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। आज का टॉप लूज़र सीएनबीसी आवाज़ पर, जिसको सुबह सुबह ब्यूटीफुली आपको प्ले कराया गया, वो है हुडको। अब 8% नीचे इंट्राडे में ये सेलिंग हुई, और ये आप देखिए टारगेट सारे के सारे यहाँ पर हिट हुए। उसके अलावा संवर्धन मदरसन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीईएल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ, एचपीसीएल, बीपीसीएल, कुछ केपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स जैसे कि एबीबी, एनसीसी, यहाँ पर भारी गिरावट हुई। और तेज़ी कहाँ पर हो रही है? तेज़ी हो रही है कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में और केमिकल्स में। C2 नायका, पीआई इंडस्ट्रीज़, यूपीएल, टीवीएस मोटर, मारुति सुजुकी, नवीन फ्लोरिन, हैवेल्स, एसआरएफ, ये कुछ स्टॉक्स, वोल्टास, जहाँ पर आपको रैली दिखाई देगी। वीरो जी हाँ, ये थी अब तक की छोटी सी समरी। अब चलिए एक काम करते हैं, ट्रेड्स पे आते हैं, और ट्रेड्स देने के लिए आपके साथ पूरे स्क्रीन पैनल पे हैं, और हमारे साथ राजेश सतपुते जी और सचिन जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। उनसे ट्रेड्स को पिक करते हैं। एक बार पैनल को स्क्रीन पर रख दीजिए प्लीज़, फिर आगे बढ़ते हैं। चारों इस वक्त मेहमान हमारे साथ हैं। पहले एक ट्रेड आपका यहाँ पे, जतिन, आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा, दोनों ही सेल साइड की तरफ के ट्रेड्स होंगे। हमें लगता है वीकनेस बढ़ सकती है ड्यूरिंग द डे। इसके लिए सेल साइड पे पहला जो रिकमेंडेशन होगा वो कैनरा बैंक सेल में होगा। कैनरा बैंक में हमने देखा है 5 दिनों का एक कंसोलिडेशन था, उसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो रहा है, फ्रेश ब्रेकडाउन है। तो हमें लगता है कि एक नेक्स्ट लेग ऑफ द डाउनवर्ड स्टार्ट हो गया है। तो कैनरा बैंक फ्रॉम द पीएसयू बास्केट सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 92 का, और टारगेट रहेंगे 86 की। जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो सेल साइड की तरफ टाटा कम्युनिकेशंस में है। तो एक पुल बैक आया था 2 दिनों का, आई थिंक वो पुल बैक अभी फिजल आउट हो गया है, और अभी नेक्स्ट लेग ऑफ द डाउन या तो रीटेस्ट ऑफ द प्रीवियस स्विंग लोज होने जा रहा है। तो हमें लगता है कि टाटा कम्युनिकेशन सेल करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 1600 का, और टारगेट रहेंगे 1525 के। तो ये हो गई जतिन जी की ट्रेड इस समय की। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। अमित जी, आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, दो आइडियाज रहेंगे, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट का। लॉन्ग साइड में आई वुड लाइक टू पिक आईटीसी बजट के बाद हमने देखा काफी एक स्ट्रॉन्ग मूव इसमें आया, व्हिच वाज बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। आज सेकंड कंसेक्यूटिव डे है कि इट इज ट्रेडिंग आउटसाइड बॉलिंजर बैंड, तो ये काफी स्टेबल स्टॉक है टू गो लॉन्ग। 462 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 475 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 455 रुपीज का। मेरा सेकेंड आइडिया शॉर्ट साइड में रहेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कंटिन्यूअसली एक वीक स्ट्रक्चर है, ट्रेडिंग बिलो 200 एमआ, और कंटिन्यूअसली चार्ट्स में लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, और इनफैक्ट कोई भी पुल बैक अपने 10 एमआ में भी नहीं सस्टेन कर रहा है। तो इसे सेल करें। फ्यूचर्स में लगभग प्राइस है इसका 455 रुपीज का। इसे शॉर्ट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 445 एंड 435। स्टॉप लॉस रहेगा 465 रुपीज का। ओके, अमित जी के 2 ट्रेड्स हो गए, यहाँ पे जतिन जी के 2 ट्रेड्स हो गए। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी देखिए, मेरा पहला ट्रेड होगा पीडीलाइट पे। मुझे लगता है पीडीलाइट का जो स्ट्रक्चर है, ये एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है। जहाँ खुला था वहीं से कंप्लीट रिकवरी, और अभी भी अपने हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है। तो पीडीलाइट बाय करेंगे। इसका टारगेट होगा 3050 का, स्टॉप लॉस रहेगा 2940 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा कोलपाल पे। देखिए कोलपाल, हालांकि अगर आप देखें तो करीबन 3.5% डाउन है, लेकिन मुझे लगता है ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। आप कह सकते हैं 10 और 20 डीए में।
तो थोड़ा कॉन्ट्रा सेटअप है, थीम पॉजिटिव है, इसलिए कोलगेट पे फिर से बाय दे रहा हूँ। सो 2383 फ्यूचर में चल रहा है, स्टॉप लॉस रहेगा 2782 करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 2725 का, और स्विंग का फिर से एक टारगेट बनेगा 2900 से लेके 2950 का। बिल्कुल, तो ये इस समय कुछ ट्रेड राजेश जी की। सचिन जी, आपकी 2 ट्रेड इस समय की? अनुज, मुझे लग रहा है 23,220 एक मेक और ब्रेक लेवल है आज के लिए। अगर यहाँ से थोड़े से स्लिपेजेस होते हैं तो आई थिंक काफी बड़ी डाउनसाइड अभी भी ओपन होनी बाकी है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है शॉर्ट साइड पे भारत फोर्ज में एक फ्रेश ब्रेकडाउन नजर आया है। एक अच्छा लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस 60 मिनट्स चार्ट पे है, एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन है जिसके प्रोबेबल टारगेट्स 1040 तक प्लेस्ड है। तो यहाँ पर भारत फोर्ज में अभी भी फ्रेश शॉट्स ऐड करने की सलाह होगी। थोड़ा सा पुल बैक मिल जाता है तो 1136 तक आप पिकवाली कर सकते हो। स्टॉप लॉस 1165 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। नौकरी में मुझे लग रहा है एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है पिछले कुछ दिनों से, जो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी बरकरार रही है। तो मुझे लग रहा है मार्केट में थोड़ी सी अगर रिकवरी आती है तो आई थिंक आईटी स्टॉक्स में से नौकरी में मुझे लग रहा है एक अच्छा उछाल बन सकता है। हेडरूम अवेलेबल है 8100 तक, तो मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों का टाइम फ्रेम यहाँ पर रखना है। एंड थोड़े से भी डिक्लाइंस होते हैं तो 7820 तक आप खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 7765 पे लगाना है एंड लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं इन्फो एज या नौकरी के फ्यूचर्स में। बिल्कुल, तो ये इस समय कुछ ट्रेड। चलिए अब ट्रेड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बजट और बाजार पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि बजट बाजार की उम्मीदों पर खरा उतरा क्या और यहाँ से कौन से ट्रिगर बाजार का मूड सुधार सकते हैं। समीर जी, गुड मॉर्निंग। मैं एक पोस्ट बजट इवेंट में गया था, तो भले ही लोग थोड़े से मार्केट को लेकर नर्वस थे, लेकिन बजट को लेकर ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि शानदार बजट था और जो कंजम्पशन के लिए किया गया है वो काफ़ी शानदार है। क्या आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे? समीर जी, सॉरी, आपका अनम्यूट करना होगा आपको। सॉरी, तो मैंने तो उस दिन ट्वीट ही कर दिया कि ये ड्रीम बजट है, तो मुझे कुछ पूरा समझ में नहीं आया था। लेकिन मेरा फॉर्मूला ये है कि अगर पैसे सरकार के पास हो वर्सेस के पैसे पब्लिक के पास हो, तो पब्लिक के पास पैसे बेटर है, नंबर 1। नंबर 2, एक इशू होता है कि आपने जी एक ग्रुप से पैसे लेके दूसरे ग्रुप को दे दिया, ये अनफेयर हो गया। यहाँ पे ऐसा भी नहीं हुआ, आपने कहा कि आप अपने पैसे अपने पास रखिए। नंबर 3 होता है कि जी आपने अमीर आदमी को ज्यादा पैसे दे दिए क्योंकि आपने टैक्स कट किया, तो जिसकी ज्यादा इनकम थी उसके तो ज्यादा बच गए, वो भी यहाँ नहीं हुआ। नंबर 4 होता है कि आपने ये किसी और चीज के एक्सपेंस पे किया, कि आपने ये तो इंसेंटिव दे दिया, ये बूस्ट दे दिया। जैसे कोई कहता है आपने रिफॉर्म नहीं किए, अगर रिफॉर्म करे या नहीं करे उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे रॉयटर्स कहता है कि दे हैव चोजन शॉर्ट टर्म दिस थिंग ओवर प्राइवेटाइजिंग। अगर आपने प्राइवेटाइज करना था नहीं करना था अलग इशू है, बट अगर प्राइवेटाइज कर भी देते उसका ये नहीं था कि इसका इसलिए टैक्स कट नहीं दे सकते। एंड ऑल्सो यू कैन से इट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और यू कैन से इट फॉर डिफेंस। वो सब में आपने देख लिया कि इतनी स्पीड पे जो ग्रोथ हुई है लास्ट 4-5 इयर्स में स्पेंडिंग की रेलवेज में आई थिंक 14 से अब तक तो आई थिंक 10 टाइम्स हो गई है। तो उसको आप अनलिमिटेड नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए उतना ट्रैक चाहिए, उतना प्लान चाहिए, उतना रूट चाहिए, उतनी चीजें चाहिए। सेम थिंग विद रोड्स। सो यू हैव टू बैलेंस। एक और इशू है कि अभी हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, सबको पता है, चाहे वो स्पेंडिंग नहीं हुई फर्स्ट हाफ में या वो इंटरेस्ट रेट्स या लिक्विडिटी टाइट थी, जो भी था। अब उसका एक शॉर्ट टर्म आंसर भी चाहिए। वो शॉर्ट टर्म आंसर है कि आपने पैसे पब्लिक को दे दिए कि आप खर्चो। उसका ऑल्टरनेटिव ये नहीं है कि मैं जी एक रोड बनाऊंगा या मैं एक टनल बनाऊंगा विच माइट बी वेरी गुड इन 10 ईयर टाइम एंड 7 ईयर टाइम, और उसको बनाने में 5 साल लगेंगे। तो हर चीज एक एंगल से नहीं हो सकती। द करेंट सिचुएशन नीडेड अ करेंट सोल्यूशन, उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। समीर जी, वैसे अगर आप मुंबई में पिछले कुछ टाइम में आए हैं तो वो जो टनल बनी है ना यहाँ पर बहुत अच्छी बनी है वैसे, वो जो पूरी कोस्टल रोड है देख लिया। बहुत। बट आई एम सेइंग वो 5 साल के बाद उसका इफेक्ट आता है। तो अभी आपका एक शॉर्ट टर्म इशू बड़ा सीरियस चल रहा है कि बड़ी ज्यादा स्लो डाउन हो गई है। तो इट यू हैव टू बैलेंस 2 थिंग्स। एंड सेकंड थिंग इज इट्स नॉट कि कैपेक्स वगैरह कम कर दिया है, उसमें लास्ट ईयर जो भी रीजंस हो उसके कारण वो कम हो गया, तो उसके हिसाब से फिर वो
फिर भी 10-12% की ग्रोथ है। अगर आपको कि नहीं जो पहले सोचा था आपने 24 के बिगिनिंग में उसके ऊपर ग्रोथ नहीं है तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता। बॉटम लाइन इज दैट देयर इज नॉट इनफ कैपेसिटी कि कितना वो प्रोजेक्ट किए जाएं, अभी रेडी होने चाहिए, पुराने कंप्लीट तो हो जाएं। बिल्कुल। अच्छा समीर जी, वैसे मैं आप बता दूं आपको, इस समय आप देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल्स के साथ बात कर रहे हैं। बजट अरे रेटिंग में वाह। हम नंबर 1 थे, वो भी बिग टाइम, तो 5 लाख वर्सेस 2 लाख का। तो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं हो सकता है हमने बनाया हो बार बार आपके इंटरव्यूज आपके साथ करके अरे आपकी वजह से ही हैं हम। आप, मैं तो बोल रहा हूँ हमारे चैनल पर देखिए नंबर 1 हम आपकी वजह से और हमारे गेस्ट की वजह से ही हैं और हमारे व्यूअर्स की वजह से। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और यही रहेगा आगे भी। अच्छा ये अब जो बात हो रही थी कि 80 to 85% इंडियंस की सैलरी 12 लाख से कम है, तो डायरेक्ट 80-85% इंडियंस के पास वो पैसा आ रहा है। तो जो मार्केट ने सैटरडे को व्यू लिया था, कोई भी कंजम्पशन स्टॉक उठा के देख लीजिए आप, वो चल रहा था। आज भी वही स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। क्या पोर्टफोलियो का पूरे तरीके से रीअलाइन करने की जरूरत है? थोड़ा तो रियलाइन सबको करना पड़ेगा, हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि हमने इंफ्रा वगैरह कभी ज्यादा लिया ही नहीं था। बट जनरली आप बिग पिक्चर में अगर सोचें कि गवर्नमेंट ने एक सॉर्ट ऑफ क्लियर कर दिया कि जो ग्रोथ हुई है रेलवेज में, डिफेंस में भी ऐसे कह लें रिलेटिवली, या जनरल कैपेक्स में, वो अब कैपेसिटी गवर्नमेंट की इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स एंड वो थोड़ी प्लेटो हो गई है। अब आगे प्राइवेट सेक्टर करें, एंड ऑन दी अदर एंड आप कंज्यूमर को डायरेक्ट हेल्प दे रहे हैं। एंड देयरफॉर अभी के लिए जो लोग ओवरवेट हैं, जो कि काफी लोग थे लास्ट 3-4 साल में, और ऑल्सो एक याद रखिए कि सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हुई तो इकोनॉमी टाइप स्टॉक्स में हुई, बिकॉज कंज्यूमर में वो पहले से महंगे कहना है तो कह लीजिए, लेकिन उसमें सबके डी रेटिंग हुई है इन ऑल दीज स्टेपल कंपनीज एंड ऑल, जो हमें अभी भी पसंद नहीं है। बट पॉइंट इज कि रिलेटिवली ये बाकी कंपनीज चली क्योंकि जी हम रेलवे के लिए ये बनाते हैं, हम रेलवे के लिए कैबिन बनाते हैं, ये सब चीजें कोई वर्ल्ड में 40 और 50-50 मल्टीपल पे नहीं चलती हैं। एंड द ओनली रीजन वो चल रही थी कि जी हमें तो सालों साल ऑर्डर मिलेंगे, वो रुकेंगे ही नहीं। तो अब वो पता लग गया कि अब आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, एंड वैसे भी वेरी हाई रिलेटिव वैल्यूएशन थी इन इकोनॉमिकली सेंसिटिव कैपेक्स रिलेटेड। ये हमारे मल्टीनेशनल टाइप कंपनियां 70 पी पे चल रही है, वहां पे 10 पी पे नहीं चले। सो ये सब तो करेक्ट होना ही है थोड़ा बहुत। अब ये एक्सक्यूज भी मिल गया या स्पेसिफिक रीजन मिल गया, जो भी कहें। अच्छा समीर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये कंजम्पशन को पुश इस बजट में, और उससे पहले आरबीआई का महत्वपूर्ण कदम लिक्विडिटी को काफ़ी हद तक एड्रेस किया उन्होंने, जो ड्राई हो रही थी। हाँ, अब आपको लग रहा है कि पॉलिसी में रेट कट की संभावना है, या फिर एक चीज़ और, ये हाथ में आए हुए पैसे थोड़ा सा इन्फ्लेशन को भी पुश देंगे, तो आरबीआई क्या स्टांस लेगा इस पर? नहीं, मुझे लगता है कि अभी ट्रम्प का एंगल मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज जब करेंसी डेप्रिसिएट हो गई है तो उससे क्या हो जाएगा कि अब मैं इंटरेस्ट रेट कट करें कि और ज्यादा ना कुछ हो जाए। बट उसके बगैर तो 100% इंटरेस्ट रेट कट होना था, बिकॉज अब पहली बार में 5-6 महीने या साल बाद दोनों अगेन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को समझ आए कि ये चीज करनी है। एज आई सेड, अभी शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गया। एक आप कह सकते हैं कि लास्ट हाफ में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ठीक नहीं हुई, बिकॉज वो एक तो मानसून वगैरह की बात करेंगे इतनी ज्यादा थी कि आप प्रोजेक्ट में खर्चे कैसे, तो आपने खाली ऑर्डर दिए, विजुअलाइज किया, प्लान बनाया, जो भी। सेकंड, चाहे इलेक्शन के कारण नहीं हुआ, उसके सेपरेटली इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी काफी टाइट रही। ये लोन ग्रोथ हमारी इंडिया की 17% से 11% हो गई, और आपने सब ये कंपनीज को इंक्लूडिंग एचडीएफसी टाइप को बोला कि नहीं, अब आप एचडीएफसी बैंक को बोला कि आप एचडीएफसी को अब्सॉर्ब करो लेकिन अपना सीडी रेशियो बिलो 100 करो। अलग अलग रीजन से अलग अलग आपने वो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को बोला कि आपके 4 लेंडर नहीं होने चाहिए, कितने पता नहीं 3 होने चाहिए, जो भी। तो सबको टाइट कर दिया। और अब लास्ट वीक को सिग्नल भी आ गया कि रिजर्व बैंक न्यू गवर्नर ने आके जब ये इंजेक्शन की लिक्विडिटी की जो भी पता नहीं कितने हजार लाखों करोड़ों जितने की भी होती है, बट बॉटम लाइन इज अभी वो एब्सोल्यूट एक्सपेक्टेशन है कि मॉनेटरी पॉलिसी में कट होगा और लिक्विडिटी की बात होगी, बिकॉज अभी भी शॉर्टफॉल पूरा नहीं हुआ है। ओके, सो इसलिए अच्छा, आप देखें एक सेकेंड, तो इसी के फाइनेंस सेक्टर मद्देनजर में मैं कह रहा, सॉरी, फाइनेंस सेक्टर में कोई नुकसान नहीं हुआ। आप कह सकते हैं ब्रेक इवन हो गया, चलो,
आईटी में तो कोई नेगेटिव नहीं हुआ, कोई होना भी, बजट से कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरा, कंज्यूमर सेक्टर को आपने हेल्प कर दी। तो 3 मोटे सेक्टर हमारी मार्केट को आइदर पॉजिटिवली अफेक्ट हुआ है। मुझे लगता है फाइनेंशियल सेक्टर को तो पॉजिटिवली अफेक्ट होगा अगर और मॉनेटरी पॉलिसी में लिक्विडिटी रिलीज हुई, सबके डिपॉजिट्स वगैरह आसान हो जाएंगे। और आईटी वालों को आप कह सकते हैं चलो करेंसी और गिर गई है तो और दो एक पता नहीं कितने % का और फायदा हो गया। और कंज्यूमर सेक्टर जो पुअरली कर रहा था उसको एटलीस्ट थोड़ी हेल्प मिल गई। ऑटो वालों को भी मिल गई, और हम तो ऑटो लेते नहीं ज्यादा, बट ऑटो वालों को भी हेल्प हो गई, क्योंकि आप 1 लाख करोड़ की बात करें, ये 1 लाख करोड़ नहीं है जी, ये 4-5 लाख करोड़ के बराबर है। क्योंकि अगर आप ईएमआई फॉर्म में इसको विजुअलाइज करें कि आप 3-4 साल की ईएमआई, आपको चलो अब मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, प्लस हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को, ये जो हमारे एएमसी टाइप हमारे बिजनेस को भी फायदा हो गया, क्योंकि 20-25% पैसे तो लोग सेव कर लेते हैं। तो इन सब चीजों के लिए परफेक्ट है। अब इंफ्रा के लिए थोड़ा नेगेटिव है या सेम है या डिसअपॉइंटमेंट है, ऑल्दो इन एब्सोल्यूट उसमें भी कोई कम नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेक्टेशन से आप कह सकते हो वो कम रहा। एक बात तो सही कहा आपने कि अब भारतीयों की स्पेंडिंग पैटर्न में जो है ना वो समीर जी वो भी आ गया है, आपके म्यूचुअल फंड की EMIs और या फिर SIPs। तो सही समय पे आप आए भारत में म्यूचुअल फंड लेकर, है ना। दिनशॉ जी से बात होगी तो वो खुश तो बड़े प्लानिंग नजर करके आएंगे, आए थे। पसंद नजर आएंगे डेफिनेटली। दैट्स गुड, टाइमिंग बहुत अच्छी रही आपकी। अच्छा, ऐसे में अभी बैंक्स को आप कितना एडवांटेज देंगे समीर जी, अब क्योंकि बैंक भी चले नहीं है, अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, पार्टिसिपेट करना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे तो बैंक्स बैंक्स और एनबीएफसी में अगर आप प्योर लिक्विडिटी की बातें करेंगे तो एनबीएफसी को थोड़ा बेटर हो सकता है, क्योंकि एनबीएफसी को 2 फायदे हो गए। एक तो जो कंज्यूमर जिसको वो लेंड करते थे उसके बाद थोड़े पैसे आ गए, तो क्वालिटी ऑफ द लेंडर बेटर हो गया, आई मीन क्वालिटी ऑफ द बोरोअर, उसकी बैलेंस शीट थोड़ी इंप्रूव हो गई, उसकी एबिलिटी टू पे ऑन टाइम ज्यादा हो गया। प्लस ये जो कंज्यूमर फाइनेंस टाइप कंपनी है अब, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल, अगेन मैं वो कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर नहीं खरीदता क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन है, बट कंज्यूमर ड्यूरेबल टाइप चीजें ज्यादा खरीदी जाएंगी देन कंज्यूमर स्टेपल टाइप चीजें। बिकॉज जो भी कहें ये मिडिल क्लास है, ये वो नहीं है लोएस्ट इकोनॉमिक, वो नहीं है जो आप कहेंगे टूथपेस्ट भी नहीं ले रहा था पहले 12 लाख की इनकम में और अब वो अब डबल टूथपेस्ट ले लेगा या समथिंग लाइक दैट। सो दिस क्राउड का अगर डायरेक्ट बेनिफिट सोचना है तो वो होगा कि जी एक तो सेविंग कर लो चलो 20-25% और होपफुली हमारे फंड में डाल दें, किसी फंड में डाल दें, और बाकी से आप कंज्यूमर ड्यूरेबल टाइप चीजें या कार, छोटी कार, ये सब चीजें इज द ऑडियंस आई थिंक फॉर दिस। ये इतना वो भी नहीं है कि वो साबुन नहीं ले रहा था अब साबुन लेने लग जाएगा या उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, इसलिए उस ऑडियंस के लिए बेनिफिट हो सकता है, आई मीन उन कंपनीज के लिए। हाँ समीर जी, एक चीज़ तो है लेकिन क्या भारतीय मार्केट को एक और साल FII सेलिंग का पेन झेलना पड़ेगा? क्योंकि देखिए अब करेंसी 87 क्रॉस कर रही है और काफ़ी तेज़ी से हमने गिरावट देखी है, और अगर मदर मार्केट में बिना कुछ करे अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल रहा है तो आप क्यों जाएंगे? क्या ये थ्योरी इस साल भी काम करेगी? अब ये जरूरी नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये नॉर्मली नहीं होता कि FII बार बार बेचे। अगर आप लास्ट 5 महीने ले लो, चलो फॉरगेट द प्रीवियस हिस्ट्री जहां FII हमेशा बाय करते थे, तो सितंबर में उन्होंने $8-9 बिलियन डाले थे हमारी मार्केट में, फिर अक्टूबर में 12 बिलियन निकाल लिए। इसलिए लोग अक्टूबर 1 से कहते हैं कि जी 19 बिलियन की सेलिंग हुई है, उसको आप सितंबर 1 कर दोगे तो 10-11 बिलियन रह जाएगी, बट पॉइंट इज अक्टूबर में सडनली हुआ, फिर दिसंबर में 2-2.5 बिलियन अंदर इन्वेस्ट किया उन्होंने इंडिया में, फिर जनवरी में 8 बिलियन शायद रिडीम कराए। तो अब आप सोचेंगे इसकी क्या कनेक्शन है, क्या स्टोरी बन सकती है, क्या लॉजिक हो सकती है, आपको क्या है पता नहीं। तो अक्टूबर में तो लॉजिक बड़ी सिंपल थी कि जी लोगों को यूएस का लग रहा है कि यूएस में इन्वेस्ट, क्योंकि यूएस में ट्रम्प माइट विन और फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दैट एक्चुअली हैपेंड। बट दिसंबर के पॉजिटिव के बाद जनवरी में क्यों नेगेटिव हुआ? तो अगर आप सारे इमर्जिंग मार्केट देखें कोई नेगेटिव नहीं था नंबर, वो इंडिया का नंबर नेगेटिव था। टोटल 7-8 बिलियन की आउटफ्लोज थी जो इमर्जिंग मार्केट जो सारी इंडिया से थी। तो वो मुझे लगता है क्योंकि इंडिया के नंबर थोड़े खराब है, इंडिया में टाइटनेस ज्यादा थी, इंडिया में स्लो डाउन ज्यादा था, इसलिए वो थोड़ा एग्जैजरेट हो गया फिर से। अगर इंडिया डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि देखिए हमने लिक्विडिटी ठीक कर दी है, हमने ये टैक्स कोई और नहीं बढ़ाया, कोई ये फिर घूम फिर के ठीक हो सकता है। एंड ऑल्सो एक रीजन था कि यूएस बड़ा बढ़िया कर रहा है, हाँ, इसको 3% गिराओ तो लोग कहेंगे जरूरत क्या इतनी मेहनत करने की। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ मोमेंटम।
और आज ये मत डरिए कि ताइवान बहुत गिर गया और कोरिया बहुत गिर गया, बिकॉज दोनों एक हफ्ते से बंद हैं। उस एक हफ्ते में टेक कंपनीज इन यूएस पर्टिकुलरली एनवीडिया वगैरह बहुत गिरी हैं, तो उसके कारण टीएसएमसी गिर गया, तो लगता है ताइवान गिर गया। कुछ ज्यादा नहीं गिरे हैं अभी तक। अब लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। उनकी ये बात तो है कंपैरिजन। समीर जी, वहाँ इतनी छुट्टियां होती हैं, हमारे यहाँ सैटरडे को भी हम हमारे यहाँ तो बजट बहुत लाके ज्यादा काम कर रहे मेहनत होते हैं, कराते हैं हमसे, है ना? हमारी फी बढ़ा देनी चाहिए सबकी, फंड मैनेजर। हाँ बिल्कुल, हमारी भी सैलरी बढ़नी चाहिए। वैसे सैटरडे को भी काम किया था। अच्छा समीर जी, एक बात बताइए, वैसे तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो एफआई की सेलिंग है, करेंसी की वॉलेटिलिटी से ज़्यादा ये जो हमारे डोमेस्टिक फंडामेंटल्स बिगड़े हैं उसका इम्पैक्ट है, और नहीं, अगर वो हम हो सुधारेंगे सकता तो वापस आएंगी। किसी को पता नहीं है, बट मुझे ये पता है कि अगर आपकी मार्केट एक महीना नहीं गिरी, सारे वापस आ जाएंगे, और वो अपने आप एक दिन होगा कि नहीं गिरेगी, बिकॉज ये सब मोमेंटम ही है एक टाइप का, कि इट इज बीइंग व्यूड ऑटोमेटिकली कि ये गिर रहा है तो इसमें कुछ खराब है, और खराब है तो आप कहोगे हाँ जी स्लो डाउन हो गई, हाँ जी ये हो गया। आप थोड़ा सा चेंज करो तो लोग कहेंगे अब तो इसमें रिफॉर्म हो गया, इसमें कंज्यूमर की वो हो गई, इसमें वैल्यूएशन ठीक हो गई, इसमें मिड कैप करेक्ट हो गया। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ सेंटिमेंट ऑल्सो, एंड एज आई सेड रिलेटिव की बात हमेशा होती है कि भाई, तो इंडिया में अगर अगर कोई डिफाइन करे क्या इश्यूज थे, तो यही 2-3 इश्यूज थे ना। एक आप कह सकते हो चलो जी करेंसी डिप्रिशिएट नहीं हुई थी, वो भी अब हो गई, चलो 1% और हो जाए पता नहीं। दूसरा था कि मॉनेटरी पॉलिसी बड़ी टाइट थी, और थर्ड था कि रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बीइंग टाइट थोड़े खराब थे। किस चीज में खराब थे? कंज्यूमर में खराब थे। इंफ्रा के तो जो चल रहा था चल रहा है, उनको तो ऑर्डर मिलते थे। आईटी के लिए बेटर हो गया। सो अब घूम फिर के आप स्टेडी स्टेट में आ गए, और उसमें हर वक्त एफआई नहीं बेचता। आप पिछले 25 साल का डेटा देख लो, आप मंथ बाय मंथ लास्ट ईयर का देख लो। लास्ट ईयर भी अगर वो प्राइमरी इशू नहीं खरीद के वो लिस्टेड कंपनी के बाद खरीदते तो आप कहते एफआई फ्लोज ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने सेकेंडरी में बेचे और प्राइमरी में खरीदे, तो आपको लगता है एफआई सेलिंग बड़ी हो गई। नेट में नहीं हुई थी सेलिंग, नेट नहीं में वो लेस देन $1 billion इन द होल ईयर। नहीं, वो बात तो मैं आपकी मान गया, क्योंकि हम तो सिर्फ सेकेंडरी नंबर देखते हैं ना, क्योंकि प्राइमरी के तो नंबर्स हम उसमें गिनते नहीं है। बट वो हम क्यों जो करते देखते हैं? हैं एफआई ऐसा क्यों करता है? एफआई क्यों प्राइमरी में खरीदता है? बिकॉज वो ना पोर्टफोलियो चेंज कर रहा है। वो 800 बिलियन में से 8-10 बिलियन का स्टॉक चेंज कर रहा है कि मुझे नई चीजें चाहिए। हाँ नहीं, प्रॉब्लम क्या होती है ना, निफ्टी पे तो वो जो सेकेंडरी में कर रहा है उसका इम्पैक्ट आता है ना, तो इसके लिए वो थोड़ा सा इशू आ जाता है। अच्छा समीर सर, एक सेक्टर जहाँ पर आज थोड़ी सी कंसेंसस बेरिशनेस है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि एक इन्फ्लुएंस लिया जा रहा है कि अब एलपीजी का लॉस खुद ही संभालना पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी थोड़ा कि हर चीज़ बजट में की जाए, आगे आके हो सकता है कैबिनेट के थ्रू हो जाए। आप क्या इसमें मौके ढूंढ रहे हैं क्या? क्योंकि वैल्यूएशन तो काफ़ी कंफर्टिंग है। अभी हम डर गए, अभी हम नहीं ढूंढ रहे, हमने बजट के बाद से ये सब चीजें ढूंढनी बंद कर दी है। जो आपको बताया, उस वक्त हमारे सपने अलग थे कि यहाँ रिफॉर्म होंगे, यहाँ पे प्राइवेटाइज होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। वो तो तब इस बजट नहीं कह रहा मैं, पिछले बजट की बात कर रहा हूँ, इलेक्शंस के बाद जब हुआ था। नहीं, तब से हमारे पास नहीं है। अच्छा समीर जी, एक बात बताइए, कैपिटल गुड्स में आपके पास क्या था, या फिर रेलवे में, या फिर क्योंकि पिछले 4 महीने तो वर्स्ट रहे स्पेस के लिए, था कुछ इसमें? इसीलिए तो हम खुश लग रहे हैं कि हमारे पास वो चीजें नहीं है। हमारे इंडियन फंड में पता नहीं एक आध स्टॉक का 1-1.5% का, अदरवाइज किसी एक फंड में कुछ नहीं है, जीरो। हमारे पास ना इंफ्रा है, ना कॉन्ट्रैक्टर है, ना एलएनटी, कुछ नहीं है वो सब, क्योंकि वो चीजें ज्यादा हो गई थी इन जनरल। हमारा जो है कि हम कंज्यूमर आईटी और बट हमारा कंज्यूमर भी अलग टाइप का है, क्योंकि हम जोमेटो टाइप को कंज्यूमर कहते हैं और होटल्स को, बट नॉट दी स्टेपल्स एंड ऑल्सो नॉट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। बट हमारे पास वो कैब गुड इंफ्रा टाइप, पता नहीं एक आध स्टॉक इधर उधर किसी के पास होगा, मेरे फंड में तो नहीं है यहाँ पे। आपके फंड में कोई केमिकल, कोई केमिकल है सर समीर जी अभी इस वक्त? केमिकल कोई केमिकल, क्योंकि केमिकल पिछले 3 कोई नहीं। ठीक, केमिकल अच्छा, हाल फिलहाल में कोई स्टॉक छोड़ा हो पहले तो? हमारे पास होता था एसआरएफ, 2-3 साल लास्ट टाइम एक एसआरएफ होता था। लेकिन केमिकल्स में हमारा ये था कि हमारे मेन स्टोरी बनी थी कि हम चाइना को रिप्लेस कर रहे हैं, चाइना वांट्स टू डू इन्वायरमेंटली फ्रेंडली थिंग्स एंड ऑल दैट। वो हमने सोचा कि जब चाइना का स्लो डाउन हो गया तो चाइना भी सब चीजें भूल गया। लेकिन अब ये जो आप बात कर रहे हैं
कि ये आज क्योंकि स्टॉक्स अप हैं, क्योंकि चाइना पे वो 10% ड्यूटी लग गई, इंडिया पे नहीं लगी। अगर ये ड्यूटीज, अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज में परमानेंट है, कनाडा में, मेक्सिको में और चाइना वाली, फिर ये मार्केट नहीं चल सकती, ना हमारी ना वर्ल्ड की। अभी assumption ये है कि ये सब चीजें नेगोशिएशन हो रही हैं। अगर आप बोलें कि 25% ड्यूटी रहेगी और फिर वो काउंटर ड्यूटी रहेगी और ये चलेगा साल 2 साल, फिर तो आप केमिकल रखे ना रखे, मेक्स नो डिफरेंस टू द वर्ल्ड, सब ने गिर जाना है। अभी ये assumption पैरेलल में चल रही है कि these things are short term, that these are negotiations, that this is because उसने मांगा क्या उनसे, चाइना, मेक्सिको और से कि आप फेंटेनिल को, दैट इज ड्रग्स को, इनफ्लो इनटू यूएसए रोके और इमिग्रेंट्स को रोके, जो भी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को रोको, जो भी वो चीजें उनको एंड में माननी चाहिए। उसमें गलत बात क्या है? वो कहेंगे हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमने ये कर लिया, हमने ड्रोन ले लिए, हमने ज्यादा सिक्योरिटी लगा दिए। इसमें गलत क्या है? लड़ाई किस बात की है? दे शुड से वी एग्री, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, हम करते हैं। कोई बोले कि ड्रग्स रोको वहां पे, इसमें क्या गलत है? नहीं, हम तो ड्रग्स भेजेंगे जी आपको। अच्छा समीर जी, एक फिल्म आई थी ना, कभी खुशी कभी गम, तो आप खुश तो आप हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ये सब नहीं थे, कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में जो 2-3 स्टॉक्स थे जहां पे भी गिरावट आई है, जैसे कि पेटीएम और जोमेटो, इसमें आप टॉप अप कर रहे हैं क्या इस करेक्शन में? थोड़ा थोड़ा हम करेंगे जोमेटो में, पेटीएम अभी देखते हैं, क्योंकि जोमेटो इज इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ डिस्टेंस। यस, उसमें क्या है कि एक तो उसको डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो गया कंज्यूमर के पास पैसे का। सबसे आसान काम है कि आप 500 रुपए महीने के एक और ऑर्डर दे दें जोमेटो को। सेकंड, आप समझे नहीं है जो मैं समझाऊं, कि एक बड़ी पॉजिटिव बात की गई बजट में। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो ये गिग वर्कर्स हैं, जो ये पता नहीं क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म कंपनी, जो भी इनके जो वर्कर्स हैं, वो मैं तब डर गया जब उसमें वर्ड बोले उन्होंने कि अब क्या कहेंगे इनके बारे में। तो उन्होंने कहा कि आप पता नहीं कहाँ एनरोल कीजिए किसी उसमें, और आपकी इंश्योरेंस गवर्नमेंट देगी। अब आप सोचिए 2 हफ्ते पहले तक, या मतलब 2 महीने पहले या जो भी बात हो रही थी कि अरे ये एम्प्लॉइज को आपने किया हुआ है, ये क्या आपके एम्प्लॉइज हैं, क्या आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं, क्या आप इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, कि या इनकी जो जॉब्स बन रही हैं, क्या ये अनसेफ ड्राइवर है, क्या ये किराना वाले का नुकसान करा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जॉब्स बड़ी वैल्यूएबल है, तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपको इंश्योरेंस देते हैं, विच मीन्स बिग पिक्चर में आपको इस मॉडल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सेकेंड इशू क्या होता है स्टॉक में, कि यार लोग भागे जा रहे हैं इधर से उधर, 10 मिनट में क्या पूरा इंडिया ऐसे इधर से उधर भागता रहेगा? तो उसके लिए आज के वॉल स्ट्रीट जर्नल में, कल के नहीं, आज के वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल है कि यूएसए में एक फास्ट फूड कंपनी है चिकन फिले, आज आप देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उसमें उसकी हाईएस्ट सेल्स हैं पर स्टोर, सम पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसमें वो कहता है कि मैं 13 सेकंड में, जब आपकी गाड़ी आती है 13 सेकंड में आपका ऑर्डर डिलीवर करता हूँ, 13, और वो कह रहे हैं इसको कम करो। कहने का मतलब है पूरा वर्ल्ड बेचारा ऐसी चीजों में लगा रहता है, हम भागने दौड़ने में लगे रहते हैं, वो 13 सेकंड में आपको खाना देने में लगे रहते हैं। दिस इज जस्ट द वे ऑफ द वर्ल्ड। इसमें कोई अनफेयर बात नहीं है, इसमें कोई इंडिया के क्योंकि लोग यंग हैं इसलिए कर रहे हैं, यूएस में भी कर रहे हैं, सारे वर्ल्ड में हर आदमी को बड़ा फास्ट करना पड़ रहा है कुछ चीजों को, जस्ट द वे ऑफ लाइफ। तो मुझे तो बड़े पसंद है वो सारे स्टॉक्स। बिल्कुल सर, समीर सर, इसीलिए तो आपको बुलाते हैं कि अगर हमने कुछ मिस कर दिया तो आप अब आप ये दोनों चीजें स्टडी करें। हाँ, दोनों बिल्कुल स्टडी करें, बिल्कुल और बिल्कुल, याद थैंक यू। रखें हमारे पास बड़े शेयर हैं, हम टोटली बायस्ड लोग हैं। नहीं, वो तो खैर देखिए, बायस तो हर कोई होता है और एक ह्यूमन नेचर है, बायस नहीं होंगे तो फिर शायद ह्यूमंस नहीं होंगे। थैंक यू सो मच समीर सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे एज ऑलवेज बात करके। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे, लेकिन क्योंकि बजट की कवरेज चल रही है, ब्रेक के बाद एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। नवनीत मुनोद से समझेंगे कि ये बजट कैसा रहा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। बजट मतलब CNBC आवाज, एक बार फिर साबित हुई बात। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. YouTube पर 5 लाख दर्शक आवाज के साथ अपने प्रतिद्वंदी से डबल से भी ज्यादा। CNBC आवाज YouTube पर नंबर 1 चैनल था 5 लाख
लाइव व्यूज़ के साथ, 5 लाख लाइव व्यूज़ के साथ। और जो हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, हिंदी में जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, वो उस समय पे उसके आधे पर भी नहीं था। सिर्फ बिजनेस चैनलों में नहीं, बजट की हो बात तो देश के सभी न्यूज चैनलों में सबसे आगे।